हेलो एवरीवन, लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम घटना चक्र पर आधारित भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इस पहले भाग को देखेंगे। ये वीडियो विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा भारतीय रेलवे द्वारा चीफ लॉ असिस्टेंट के पद पर निकाली गई विज्ञप्ति के संबंध में यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है। सो फ्रेंड्स, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो आपको पसंद आता है आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चीफ लॉ असिस्टेंट के एग्जाम में इस भाग से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा यूपी एपीओ एग्जाम में इस भाग से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस बुक को डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, जिसे आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इन बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के अड्डा नाम का ये चैनल है। इस बुक की जो अनुक्रमणिका है उसके माध्यम से बताया गया है कि सभी चैप्टरों को इन्होंने यहाँ इस बुक के माध्यम से बताया है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ प्रारंभिकी निर्वचन खंड तथा तथ्यों की सुसंगति के विषय में, आगे है सबूत के विषय में तथा उसके बाद में है साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। इस बुक के आमुख में लिखा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा का एक विषय है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह श्रृंखला इन्हीं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई है, जिसमें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 29 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित करने का पूरा प्रयास किया गया है तथा इन 29 शीर्षकों के अध्ययन सामग्री एवं प्रश्नकोश भी प्रस्तुत किया गया है। इस संस्करण में दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 में हुए संशोधनों को शामिल करते हुए उसे अद्यतन रूप प्रदान किया गया है। आशा है कि पाठकगण इस श्रृंखला से लाभान्वित होंगे। इसमें जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरा दिया हुआ है इस बुक में, ये उत्तर प्रदेश राज्य से ही मतलब नहीं है। विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में जहां जहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए भी यह उसी प्रकार से समान रूप से उपयोगी है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए यहाँ पर इन्होंने इसे बताया है। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में ना रहें कि यह केवल उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा के ही पर्पज से है, यह सभी राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं की पर्पज से है। भारतीय रेलवे द्वारा चीफ लॉ असिस्टेंट की भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन में यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाले भाग को आप देख सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम से यहाँ तथ्यों की प्रासंगिकता, जिन तथ्यों का साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है तथा मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य तथा सबूत का भार, विबंध तथा गवाहों की परीक्षा और अनुचित प्रवेश और साक्ष्य की अस्वीकृति से संबंधित यहाँ 2 से 3 प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझें तथा आने वाले प्रश्नों को नोट करें तथा याद करने की पूरी कोशिश करें। चीफ लॉ असिस्टेंट के सिलेबस को आप भारतीय रेलवे की वेबसाइट से बने हुए विज्ञापन के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, द एविडेंस एक्ट 1872। इसके सबसे पहले हम प्रारंभिकी वाले भाग को देखते हैं। यहाँ इसकी पृष्ठभूमि में लिखा हुआ है कि साक्ष्य दांडिक विधि के अंतर्गत न्याय निर्णय का एक आधार स्तंभ होता है, अर्थात दांडिक विधि में साक्ष्यों का विशेष महत्व है। दांडिक विधि के निर्णयों में साक्ष्य के द्वारा ही पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। दुर्भाग्यवश भारतीय पृष्ठभूमि, जहाँ की हिंदू विधि की प्राचीनतम शासन पद्धति, मुस्लिम शासन और तत्पश्चात ब्रिटिश शासन का अस्तित्व रहा था, में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अस्तित्व में आने से पूर्व साक्ष्य विधि अनिश्चित रही थी तथा इस अधिनियम के पूर्व एक तरफ जहाँ की हिंदू विधि में प्रचलित साक्ष्य विधि के मानकों, दस्तावेजों, साक्षी, कब्जा और परीक्षा को साक्ष्य विधि का अंग बताया गया था, तो मुस्लिम विधि के अधीन उपयुक्त मानकों को आवश्यकता अनुरूप अपनाया गया था। किंतु इस विषय पर ब्रिटिश भारत के कार्यकाल में ही विशेष प्रयास हुए थे। वर्ष 1726 में पहली बार इंग्लैंड की रूढ़िक और कानूनी विधियां लागू होने पर यहाँ की साक्ष्य विधि भी भारतीय न्यायालयों में प्रवर्तित हुई थी, किंतु इस निमित्त प्रथम प्रयास 1835 के अधिनियम संख्यांक 10 के द्वारा किया गया था और ब्रिटिश कानून सभी न्यायालयों पर लागू किए गए थे।
पहली बार साक्ष्य विधि का संहिताकरण अधिनियम संख्यांक 2 1855 के माध्यम से किया गया, किंतु यह अपर्याप्त होने के कारण वर्ष 1868 में सर हेनरी मैन की अध्यक्षता वाली भारतीय विधि आयोग ने साक्ष्य विधि पर एक विधेयक तैयार किया था, किंतु यह भारतीय परिवेश के अनुकूल न होने के कारण इसे अस्वीकृत कर दिया गया। यहाँ पहला प्रश्न जो ये बनता है, ये सबसे पहले 1868 में एक असफल प्रयास सर हेनरी मैन की द्वारा किया गया था। ये डेट और ये सन आप याद रखिएगा कि सर हेनरी मैन की अध्यक्षता वाली भारतीय विधि आयोग ने साक्ष्य विधि का एक विधेयक तैयार किया था, किंतु इसको बाद में कैंसिल कर दिया गया, अनुकूल नहीं था इस कारण से। उसके बाद में सर जेम्स फिट्ज तथा जेम्स स्टीफन ने एक नया विधेयक तैयार किया था, जिसे कि वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के रूप में तैयार किया गया है। मार्च 1872 को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त कर 1 सितंबर 1872 से भारत में प्रवर्तित इस अधिनियम का उद्देश्य खंड निम्नवत है। 1 सितंबर 1872 से भारत में ये अधिनियम लागू हो गया था। 15 मार्च 1872 को इसे गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हो गई थी। साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः एतत् द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया है। एतत् द्वारा अर्थात इसके द्वारा इसको समेकन किया गया। समेकन करने का तात्पर्य होता है कि सभी पुराने रीति रिवाज जिनके आधार पर साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है तथा साक्ष्यों को प्रमाणीकरण उपलब्ध कराया जाता है, उन सभी को एक साथ जोड़ते हुए ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम तैयार किया गया है। समेकन से तात्पर्य है कि सभी चीजों को शामिल कर लेना जो जो उसके लिए आवश्यक होते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि लगभग 140 वर्ष पूर्व अधिनियम साक्ष्य अधिनियम अपने मूल रूप में वर्तमान में तो है ही, किंतु स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने इसमें अनेक बार संशोधन, परिवर्तन और अंतः स्थापित भी किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में अंतिम संशोधन वर्ष 2018 में किया गया है। अभी पिछले वर्ष इसमें संशोधन किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 के अनुसार इस अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाएगा और यह वर्ष 1872 के सितंबर के पहले दिन से प्रवर्तित होगा। सितंबर के पहले दिन से तात्पर्य यह है कि 1 सितंबर 1872 से इसका जो प्रवर्तन है वो भारत में होगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर के संपूर्ण भारत पर है। आगे देखिए साक्ष्य अधिनियम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 3 भाग हैं कुल मिलाकर इसके, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इन भागों को कुल 11 अध्यायों में बांट दिया गया है। ये जो 3 भाग हैं, इन 3 भागों को कुल मिलाकर के 11 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग एवं उसके अध्याय निम्न प्रकार हैं। पहला है भाग 1। भाग 1 जो कि तथ्यों की सुसंगति के संबंध में है। भाग 1 तथ्यों की सुसंगति के संबंध में है, जिसमें कि 2 अध्याय हैं। भाग 1 इसमें 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 और अध्याय 2 ये भाग 1 में आ रहे हैं। अध्याय 1 इसमें के आरंभिक रूप से ये परिभाषाओं को बताता है, जिसमें कि धारा 1 से लेकर के 4 तक आपकी परिभाषाएं हैं। ध्यान रखिएगा भाग 1 में 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 है और अध्याय 2 है। अध्याय 1 इसमें के आरंभिक रूप से परिभाषाओं को बताया गया, जो कि धारा 1 से लेकर के 4 तक है। उसके बाद में अध्याय 2 जो कि तथ्यों की सुसंगति के संबंध में बताता है। तथ्यों की सुसंगति अर्थात रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का जो पूरा ये चैप्टर है, ये धारा 5 से लेकर के 55 तक है। तो 1 से लेकर 4 तक पहला अध्याय और 2 और 5 से लेकर 55 तक आपका ये सेकंड चैप्टर, जो कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट को बताता है और यह भी दर्शित करता है कि किस प्रकार से विभिन्न सुसंगत तथ्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसका भाग 2 में अध्याय 3, 4, 5 और 6 ये 4 अध्याय आते हैं। ये सभी मैचिंग के लिए भी पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यानपूर्वक समझें। अध्याय 3 कुछ ऐसे तथ्यों के विषयों में बताता है या कहता है जिसको कि प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें कि सभी जानते हैं, अर्थात जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता है। ऐसे तथ्यों के संबंध में जो धारा है वो धारा 56 और से लेकर के 58 तक है। 56, 57 और 58। इसके बाद है अध्याय 4
अत्याचार ये मौखिक साक्ष्यों के संबंध में है, ओरल एविडेंस पर आधारित है, जिसमें के धाराएं हैं 59 और 60। देखिए लगातार है 56 से लेकर के 58 तक और उसके बाद में 59 से लेकर के 60 तक मौखिक साक्ष्य के विषय में बताती है। सीधे सीधे प्रश्न भी आता है कि मौखिक साक्ष्य में कौन सी धाराएं सम्मिलित हैं, तो धारा 59 और धारा 60 है। ऐसे तथ्य जिन्हें के साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती वो धारा 56 से लेकर के 58 तक है। दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आधारित धारा है 61 से लेकर के 90 तक। अध्याय 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन का नियम बताता है, धारा 91 से लेकर के 100 तक। भाग 3 में साक्ष्यों का पेश करना तथा और उनका प्रभाव ये 5 अध्यायों में वर्णित किया गया है। इसमें है 7, 8, 9, 10 और 11। पहले भाग में 1 और 2 थे, दूसरे भाग में 3, 4, 5, 6, 2 दूसरे में 4 और भाग 3 में ये आपके 5 अध्याय हैं, 7, 8, 9, 10 एवं 11। अध्याय 7 सबूत के भार और उपधारणा के विषय में उपबंध करता है, धारा 101 से लेकर के धारा 114 तक। अध्याय 8 ये विबंध अर्थात एस्टोपल के संबंध में बताता है, जो कि धारा 115 से लेकर के 117 तक है। अध्याय 9 उन गवाहों के विषय में वर्णन करता है जो कि गवाही देने में सक्षम हैं, धारा 118 से लेकर के 34 तक। अध्याय 9 उन गवाहों के विषय में वर्णन करता है जो कि गवाही देने के लिए सक्षम होते हैं। अध्याय 10 गवाहों के परीक्षण से संबंधित है, जो कि धारा 135 से लेकर के 166 तक है। गवाहों के परीक्षण की क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या उसमें प्रोसीजर चलेगा, वो सभी आपका 135 से लेकर के 166 तक अध्याय 10 बताता है। अध्याय 11 ये साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में है तथा इसमें केवल एक धारा है, धारा 167। यहां से प्रश्न सीधे सीधे इन पर बनते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि अध्याय 10 अध्याय 9 के साथ मैचिंग पूछ ली जाती है कि अध्याय 9 में कौन कौन से धाराओं के साथ मैचिंग बनती है, अध्याय 10 में किन धाराओं के साथ मैचिंग है, अध्याय 11 में किन धाराओं के साथ है। तो सीधे सीधे इस पर फैक्ट वाइज प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं। आगे है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक प्रोसीजर लॉ है जो कि साक्ष्य के संबंध में प्रक्रिया को बताता है, इसीलिए इसको प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये जो बताया गया था ये रामजस बनाम सुरेंद्र नाथ के मामले में 1980 इलाहाबाद AIR 385 388 के बाद में ये बात बताई गई है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है। आगे है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा अपवर्जित साक्ष्य ग्रहण नहीं किए जाएंगे, यहां तक कि सत्य के अवधारण हेतु ऐसा आवश्यक प्रतीत होते हुए भी न्यायालय ऐसा नहीं कर सकेंगे। यह बताया गया था चंद्र नंदी बनाम R नंदी 1941 प्रिवी काउंसिल ने। अर्थात इस जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है इसका तात्पर्य है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा अपवर्जित साक्ष्य ग्रहण नहीं किए जा सकेंगे। अर्थात अपवर्जित का तात्पर्य होता है जिनको के ऐसे साक्ष्यों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा कोई स्थान नहीं दिया गया है या जिनको छोड़ दिया गया है, ऐसे साक्ष्यों को न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। यहां तक कि सत्य के अवधारण हेतु भी ऐसा आवश्यक प्रतीत होते हुए भी, यदि सत्य के अवधारण हेतु और ऐसा आवश्यक प्रतीत हो रहा है तो भी न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को ग्रहण नहीं करेगा जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा जिनके ग्रहण किए जाने के संबंध में कोई भी विधान नहीं है। न्यायालय के सामने आने वाली कोई सभी मामलों में किसी न किसी तथ्य की कहानी होती है जो तथ्य पर आधारित मामलों को जन्म देती है। वे प्रायः सामान्य जीवन के कार्यों में घटित होते रहते हैं। प्रत्येक मामले में दुर्घटना की प्रकृति और उसका कारण विवाद का विषय होगा। देखिए, प्रत्येक मामले में दुर्घटना की प्रकृति क्या है, उसका कारण क्या है, कहीं न कहीं ये सभी बातें विवाद के विषय के रूप में सामने आती हैं। जिन तथ्यों के कारण दुर्घटना हुई है वे सभी तथ्य पुनः न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे, जिससे कि न्यायाधीश वास्तविक घटना को समझ सकें और तभी वह पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों के बारे में न्यायोचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे। साक्ष्य विधि प्रक्रियात्मक के अधिकारों को प्रमाणित नहीं करती, यह केवल ऐसे नियम बनाती है जिससे कि न्याय प्रणाली का प्रवर्तन सुविधा पूर्वक होता रहे। अर्थात यह केवल ऐसे नियमों का प्रतिपादन करती है जिससे कि न्याय प्रणाली या न्याय व्यवस्था से एक सुचारू रूप से कार्य कर सके। यह विधि साक्ष्य अर्थात एविडेंस के बारे में नियम बना करके न्यायालयों को न्याय करने में सुविधा प्रदान करती है। इसने नियम बना दिए हैं जिससे कि आसानी से न्यायालय उन पर विचार कर सके और न्याय कर सके। साक्ष्य विधि प्रक्रियात्मक है,
जो कि यह बताती है कि कोई भी तथ्य कैसे साबित किया जाएगा, इसके संबंध में साक्ष्य विधि में प्रावधान किया गया है। साक्ष्य विधि की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि वह न्यायिक जांच में विवादास्पद तथ्य प्रश्नों को सुनिश्चित करने के लिए नियमों की प्रणाली का नियम तंत्र है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी भी न्यायालय के समक्ष की गई न्यायिक कार्रवाइयों में लागू होता है। यह अधिनियम आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट और द फोर्स एक्ट के अधीन गठित सेना न्यायालयों को छोड़कर के अन्य सेना न्यायालयों पर भी लागू होता है। यह शपथ पत्र अर्थात एफिडेविट पर, और सेकंड है किसी भी मध्यस्थ के सामने की गई कार्रवाइयों पर, और आर्मी एक्ट के अधीन किसी भी सैनिक न्यायालय के समक्ष की गई कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता। अर्थात 3 इसमें शामिल हो रहे हैं। पहला है एफिडेविट अर्थात शपथ पत्र पर, तथा किसी भी मध्यस्थ अर्थात आर्बिट्रेशन के समक्ष की कार्रवाइयों पर, तथा आर्मी एक्ट के अधीन किसी भी सैनिक न्यायालय के समक्ष की कार्रवाइयों पर यह लागू नहीं होता है। इसके संबंध में धारा 1 प्रावधान करती है। धारा 1 के पैरा 2 के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किसी भी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों और किसी भी मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है। अब इसके कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1872 को हुआ था। साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है? साक्ष्य अधिनियम केवल एक प्रोसीजरल अर्थात प्रक्रियात्मक विधि है। आगे है कि साक्ष्य की विधि कैसा प्रभाव रखती है? तो साक्ष्य की विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है। देखिए 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक होता है भूतलक्षी प्रभाव और एक होता है भविष्यलक्षी प्रभाव। तो भूतलक्षी प्रभाव का तात्पर्य होता है कि जब से कोई भी अधिनियम जब से लागू किया जाता है उससे पहले की विधियों पर भी ऐसे अधिनियम का लागू होना भूतलक्षी प्रभाव कहलाता है, तथा उसी समय से या आगे के समय से लागू होना ये भविष्यलक्षी प्रभाव कहलाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्यका के अनुसार क्या है? इसका उद्देश्यका के अनुसार है कि साक्ष्य के विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। समेकन, परिभाषा और उसका संशोधन करना। साक्ष्य अधिनियम के संबंध में क्या सत्य है? अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफेंस के द्वारा तैयार किया गया था। आगे है कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम अवमानना की कार्रवाइयों पर लागू होता है? तो हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अवमानना की कार्रवाइयों पर लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 को किस अधिनियम के द्वारा निरस्त कर दिया गया है? तो इसका निरसन जो किया गया था ये अधिनियम 1938 के द्वारा किया गया था। साक्ष्य शब्द का क्या अर्थ है? साक्ष्य शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु से है जिससे कि किसी भी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जा सकता है। अर्थात जिन तथ्यों के बीच विवाद है और उनको संबंध में यदि कोई साक्ष्य पेश किया जाता है तो वो साक्ष्य की परिभाषा में आ जाएगा। साक्ष्य विधि किस प्रकार प्रक्रियात्मक होती है? यह दूसरी बातों के साथ ही साथ यह भी बताती है कि कोई भी तथ्य कैसे साबित किया जाता है। इस तरह से साक्ष्य विधि प्रक्रियात्मक प्रकार बताती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का विस्तार भारत में कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, ऐसा धारा 1 बताती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन कार्यवाहियों में लागू होता है? तो न्यायालयों या किसी के समक्ष की गई न्यायिक कार्रवाइयों में। आगे है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन कार्यवाहियों में लागू नहीं होता है? तो यह अधिनियम किसी भी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों एवं किसी भी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू न होने के क्या कारण हैं? तो इसका कारण बताया गया है कि किसी भी मुकदमे को मध्यस्थ के समक्ष सुपुर्द करने का मुख्य प्रयोजन यह होता है कि मुकदमा संक्षिप्त कार्रवाई के द्वारा शीघ्रता पूर्वक निपटा दिया जाए और उसमें नियमित वाद जैसी लंबी चौड़ी कार्रवाई से न गुजरना पड़े। इसीलिए ये मध्यस्थों के समक्ष कार्रवाइयों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। अर्थात एक सुलहनामे के द्वारा या आपसी समझौते के द्वारा किसी प्रकार से उस कार्रवाई को खत्म कर दिया जाता है तो वहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो प्रक्रिया है वो लागू नहीं रहेगी। नेक्स्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अधिनियम संख्यांक क्या है? तो इसका अधिनियम संख्यांक 1 है। इस अधिनियम का अधिनियम संख्यांक 1872 का 1। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रक्रियात्मक विधि है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि यह लेक्स फोरी विधि है।
लेक्सफोरी का अर्थ होता है कि उस स्थान की विधि जहां पर की कार्रवाई की जा रही है। जिस मुकदमे में उस देश की साक्ष्य विधि के सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जाता है वहां के न्यायालय में न्यायिक कार्रवाई होगी। नेक्स्ट है कि साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में न्यायिक कार्रवाई क्या है। तो साक्ष्य अधिनियम में न्यायिक कार्रवाई शब्द कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 का झ में न्यायिक कार्रवाई की दी गई परिभाषा ही लागू होती है। इस धारा के अनुसार न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई भी ऐसी कार्रवाई जिसके के अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है वह न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत आएगी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे के सेक्शन निर्वाचन खंड से लेकर के अन्य कुछ सेक्शंस को आगे देखेंगे। सो प्लीज आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।